हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। तो हम लोगों ने कल के क्लास में देखा था, हम लोगों ने हड़प्पा स्टार्ट किया था। नेक्स्ट बहुत सारा जो तथ्य है, बहुत सारा जो अभी फैक्ट है जो अभी बाकी रह गया है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात किए थे कि हड़प्पा के जितने भी साइट हैं, जितने भी स्थल है, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें हम लोग तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। अगर हम विगत वर्षों में दारोगा के एग्ज़ाम में अगर जितने भी सवाल पूछेंगे, जितने भी सवाल पूछे गए हैं, एक बार अवलोकन ज़रूर करना चाहिए ताकि आपको तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिले। तो अभी अगर 60-70 दिन का जो टाइम है, आपके लिए पढ़ना भी चैलेंज है और मेरे लिए पढ़ाना भी चैलेंज है। तो सब कुछ आप ही को करना है। अगर मैं आपको 1 घंटा 2 घंटे का अगर स्टडी करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कितना में काम चलने वाला है। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। अगर हमारे यहाँ 1 घंटा पढ़ते हैं तो आप बैठ के 10 घंटा पढ़िए, ठीक है। तो हम लोग हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे। हड़प्पा सभ्यता में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम लोगों ने बात किया था। उसके बाद मैंने चर्चा किया था कि जो बहुत सारे साइट हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मानते हैं कि हड़प्पा पढ़ना है, मोहनजोदड़ो पढ़ना है, ठीक है, हड़प्पा पढ़ना है, मोहनजोदड़ो पढ़ना है, लोथल पढ़ना है, आपको लोथल पढ़ना है, कालीबंगा पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और हम लोग बात करेंगे जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद बात करें हम लोग तो राखी गढ़ी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग तो चन्हू दड़ो हो जाता है। चन्हू दड़ो से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें हम लोग तो धौलावीरा से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। धौलावीरा से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम लोग तो बहुत सारे ऐसे साइट है यहाँ पे जो पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो रंगपुर भी हो जाता है, कोटदीजी भी हो जाता है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग बारी बारी करके वन साइट को हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जहाँ से सवाल बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हड़प्पा से। ये बात तो आपको पता है कि हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया। अगर हम लोग बात करें तो हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं और काश युगीन सभ्यताओं के भी नाम से जानते हैं। लेकिन अगर इन सारे जो तथ्य हमने बताया, जो अनेक नाम इनके जो दिखे हैं, आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से उपयुक्त नाम बताइए, उपयुक्त नाम कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये हड़प्पा सभ्यता हो जाता है। कौन सा? हड़प्पा सभ्यता हो जाता है। क्योंकि सबसे पहले खोज अगर किया गया तो ये हड़प्पा का ही खोज किया गया और इस स्थल की खोज के साथ ही इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। अगर बात करें हम लोग कि हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो याद रखिए यह रावी नदी के किनारे हो जाता है और ये सिंधु की सहायक नदियाँ होती हैं। जैसे सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज होते हैं और उसी में ये सारा चीज़ें पूछा भी जाता है कि हड़प्पा किस नदियों के किनारे बसा है। तो दुनिया का कोई भी सभ्यता और संस्कृति की अगर बात कर दिया जाए तो हमेशा नदियों के किनारे ही बसते हैं, क्योंकि जीवन जीने की सारी मूलभूत आवश्यकताएं जो होनी चाहिए वो नदियों के किनारे ही मिल जाता है। अगर बात करें तो हम इंसान की, जानवर की, सब चीज़ का जो विकास है वो पानी से ही होता है। अगर बायो पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पता चल जाएगा। तो हड़प्पा सभ्यता में हम लोग देखते हैं क्या क्या फैक्ट है। देखिए, एक फैक्ट है जो बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। हड़प्पा से ही एक फैक्ट मिला है, एक स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले नोट कर लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा
निकलता हुआ पौधा, ये साक्ष्य आपको मिला है। ठीक है, और कहा गया है, और इसे कहा जाता है कि यह उर्वरता की देवी के नाम से भी आप लोग इसे मतलब जान सकते हैं। तो देखिए, ये रिप्रोडक्शन का जो पहला साक्ष्य आपको मिला है, रिप्रोडक्शन का अगर पहला साक्ष्य की अगर बात करें तो आपको हड़प्पा सभ्यता ही होता है। ठीक है, सोचने वाली बात है, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा बहुत सारे चीज़ों की तरफ इंगित करता है, इशारा करता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे पास कोई भी ऐसा लिखित साक्ष्य नहीं है। हम सबसे ज़्यादा निर्भर अगर हैं तो पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर हैं, इसे याद रखिएगा। और यहाँ से प्रश्न जो भी पूछेगा वो पुरातात्विक साक्ष्यों से ही संबंध रखता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि स्त्री के गर्भ से जो निकला हुआ पौधा पूछा जा सकता है कि कहाँ से ये प्राप्त हुआ है, तो ये आपका हड़प्पा हो जाता है। हड़प्पा से इसकी प्राप्ति होती है, इतना ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये जो साक्ष्य है अगर बात करें हम लोग, तो देखिए कहा जाता है कि ये उर्वरता की देवी, देखिए अगर बात हम लोग करें तो दुनिया का कोई भी, जैसे अगर भले भारत में जातियां अनेक भागों में बट गई हैं, अनेक टुकड़ों में उसको बांट दिया गया है, लेकिन रियलिस्टिक अगर बात करें, सच में बात करें, तो यहाँ पे दो जातियां ही निवास करती हैं। एक मादा होती हैं, ठीक है, और एक नर होते हैं, मतलब एक महिला एक पुरुष हो जाते हैं। मैं बात करूं कि इसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन होगा, तो हड़प्पा सभ्यता में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा किसके बाजुओं में दम है, कौन क्रिएट कर सकता है, कौन रचना कर सकता है, ये मर्दों में ताकत नहीं होता। ये सिर्फ ताकत सिर्फ महिलाओं में पाया जाता है। जब वो किसी चीज़ का निर्माण कर सकती है तो उसका विनाश का भी कारण वो खुद बन सकती है। कभी कभी देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता या दुनिया का कोई भी सभ्यता हो, जिस दिन वो स्थापना होता है उसी दिन उसके विनाश का बीज भी बो दिया जाता है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करेंगे तो दुनिया का पहला सभ्यता होता है जिसकी तुलना बाकी किसी भी सभ्यता से, जो समकालीन सभ्यता होती है, उससे किया ही नहीं जा सकता। इतिहासकारों ने अपना अलग अलग मत दिया है, यहाँ पे अलग अलग अपना विचार दिया है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में हम लोग एक्चुअली बहुत सारे तथ्य हैं। जब यूपीएससी के लिए और बीपीएससी के लिए अगर कभी आपको मौका मिले पढ़ने का, तो आप पढ़ना, ज़बरदस्त दिखेगा आपको। एक बार ज़रूर अगर आपको लगता है टाइम अगर हो किसी और चीज़ के लिए, दारोगा के लिए तो टाइम नहीं है, दारोगा के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, आपके पास 60-70 दिन का टाइम है। इसलिए फैक्ट पे बात करते हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य है जो हमने सिलेबस में आपको एक बार दिया था, उसी पे हम लोग बात करेंगे। जहाँ से प्रश्न है आपको कंप्लीट करना है, आपको एक दारोगा का सीट कंफर्म करना है, इस चीज़ को लेकर के चलिए। तो बाकी कॉन्सेप्ट की बात, बाकी और भी सब्जेक्ट है और भी है, जैसे बीपीएससी का क्लास हम करा रहे हैं तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो प्रश्न पूछा जाएगा हड़प्पा से, यहाँ से जो हम बताने जा रहे हैं, यहाँ से प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा पूछा जाता है बार बार कि कहाँ से प्राप्त हुआ। आपको 4 ऑप्शन दे देगा, हड़प्पा दे देगा, मोहनजोदड़ो दे देगा, चन्हूदड़ो दे देगा, लोथल दे देगा। इनमें से बताइए कि कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हड़प्पा पढ़े रहेंगे तभी तो बना पाएंगे। ठीक है, तो ये प्राप्ति जो हुआ है हड़प्पा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दूसरा जो पॉइंट है हमारा, वो बात करते हैं हम लोग, वो हो जाता है हम लोग का, देखिए हम लोग कभी कभी गांव में जाते हैं तो ईंटों का चबूतरा मिलता है, जहाँ पे गांव के सभी बच्चे इकट्ठा होते हैं या कुछ बुजुर्ग लोग वहाँ पे बैठ कर के अपना बातचीत करते हैं। तो हड़प्पा स्थल से आपको मिला हुआ है। यहाँ से अगर बात करें हम लोग, तो ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, याद रखिएगा, वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि ये प्राप्ति कहाँ से हुआ है, ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे कहाँ से मिले हैं। ठीक है, और दुनिया का सबसे विकसित कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता 2 चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था।
सबसे पहले की अगर बात कर दी है तो नगर नियोजन दुनिया के किसी समकालीन सभ्यताओं में ऐसा नगर नियोजन देखने को नहीं मिला। और दूसरा अगर बात करें तो जो जल निकास प्रणाली है वो बहुत ही बेहतरीन है। आज भी हम दिल्ली और मुंबई में नहीं देखते हैं, क्योंकि जब भी बारिश होता है तो देखते हैं दिल्ली और मुंबई डूब जाता है। और हड़प्पा सभ्यता की जो विकसित और तकनीकी जो थी वो कमाल की थी, जो हम अपने भारत में इस सभ्यता को देखते हैं। और ये देख कर के हमें बड़ी गर्व होता है कि आज भी हमारे यहाँ वो तकनीक नहीं है, हमारे वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं, हमारे लोगों का समझिए कि इंजीनियरिंग में उतना विकास नहीं हुआ है जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने, हमारे पूर्वजों ने ये चीज़ हासिल किया था। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे कहाँ से प्राप्त हुए हैं, पूछा जाएगा तो आप बताइएगा कि ये प्राप्ति आपको कहाँ से हुआ है, हड़प्पा से हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि पीतल का इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, किसका, तो याद रखिएगा पीतल का बना इक्का गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, याद रखिएगा। जैसे मानते हैं कि आप पीतल का बना इक्का गाड़ी, इस गाड़ियों से आप तादात्म्य में लगा सकते हैं। इसका आशय हो सकता है कि वहाँ पे जैसे मानने की यातायात का जो साधन था वो इक्का गाड़ी से हुआ करता था। इतना तो दिमाग में चल सकता है कि हाँ, यहाँ पे यातायात का साधन था। हम लोग आज गाड़ी पे घूमते हैं, ट्रेन पे घूमते हैं, ये आधुनिक युग का देन है। और हम लोग पढ़ रहे हैं 2350 से लेकर के 1750 बीसी का इतिहास पढ़ रहे हैं। उस समय देखिएगा यातायात का साधन था जो समकालीन किसी भी इतिहास में या सभ्यताओं में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो ये सब याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। पूछा जा सकता है कि शंख का बना बैल कहाँ से प्राप्त हुआ है, पूछा जा सकता है कि शंख का बना बैल कहाँ से प्राप्त हुआ है, शंख का बना बैल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए ये हड़प्पा से प्राप्त होता है। और यहाँ पे देखिए कितना विडंबना है आपके लिए। बैल की प्राप्ति तो होती है लेकिन हड़प्पा से गाय की प्राप्ति नहीं होती, गाय का साक्ष्य नहीं मिलता। गाय का क्या होता है, साक्ष्य नहीं मिलता। तो आप ही बताइए बिना गाय का बैल कैसे आ सकता है। ठीक है, लेकिन सवाल अगर पूछा जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता से गाय का साक्ष्य मिला है, तो गाय का प्रमाण साक्ष्य नहीं मिला है। कुबड़ वाला बैल की प्राप्ति, कुबड़ वाला जो साड़ है उसकी प्राप्ति हुआ है। जैसे शंख का बना हुआ बैल आपको मिला है यहाँ से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करें तो देखिएगा गेहूं और जौ के दाने के अवशेष मिलते हैं। गेहूं और जौ के दाने के अवशेष मिलते हैं, यहाँ पे लिखते जाइए। ठीक है, गेहूं और जौ के दाने का अवशेष मिले हैं, याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा गेहूं और जौ के दाने का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये आपका हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि जैसे में हमारे यहाँ मुख्य खाद्य पदार्थ क्या हो सकता है, अगर बिहार में आप हैं तो बिहार का क्या हो सकता है, चावल और गेहूं हो सकता है, चावल गेहूं मक्का हो सकता है। उसी तरीके से हड़प्पा सभ्यता की अगर बात कर दिया जाए तो यहाँ पे दो चीज़ होता है, गेहूं और जौ, इनका मुख्य खाद्य पदार्थ था, याद रखिएगा। पूछा भी जा सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए मुख्य खाद्य पदार्थ क्या हो जाता है, तो गेहूं और जौ हो जाता है। पूछा जा सकता है कि गेहूं और जौ के दाने का साक्ष्य आपको कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये आपको हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र अंकित किया गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र अंकित किया गया है, देख लीजिए। एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र का अंकन है। देखिए एक शॉर्ट नोट्स भी बनाते अगर चलेंगे अगर आप लोग, तो कॉपी कलम रख लीजिए और इसको लिखते चलिए। यहाँ से सवाल 100% पूछे ही जाते हैं। हम आपको वही करा रहे हैं, 10 किताब पढ़ने के बाद हम इतना सारा चीज़ें आपको कराते हैं।
ठीक है, तो कम से कम जहाँ से सिलेक्शन करके अगर देखा जाए तो वही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे हम चर्चा कर रहे हैं, जहाँ से सवाल पूछेंगे और पूछने की प्रबल संभावना रहती है, उसी पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र का अंकन किया गया है और पूछा जा सकता है कि इसकी प्राप्ति हमको हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होती है, संदर्भ सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त होता है, उस साइट का नाम बताइए। तो हड़प्पा से इसकी प्राप्ति होती है, ये बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पे अगला बिंदु देखिएगा। देखिए, हम लोग अक्सर क्या करते हैं ना, जैसे हम लोग बात करें कि अभी हम लोग जैसे चेहरा देखना हो या हम लोग अपना कंघी उंघी लगाते हैं तो एक शीशा रखते हैं। वहाँ पे देखिए कितना तकनीक डेवलप था। यहाँ पे कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता से आपको कांसे का एक दर्पण प्राप्त हुआ है। कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ है। कहाँ से? हड़प्पा सभ्यता से कांसे का एक दर्पण प्राप्त हुआ है। और आपको बता दें कि दुनिया में पूरे विश्व को पहली बार कांसा का जो ज्ञान है, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता के नाम से जो जानते हैं, इन्हीं लोगों का देन था। हड़प्पाई लोगों का ही देन था जो पूरी दुनिया को कांस्य का ज्ञान दिया। अगर कांस्य की बात करें तो कांस्य का जो निर्माण होता है तांबा और टीन को मिलाकर के किया जाता है। ठीक है, तांबा और टीन को मिलाकर के किया जाता है, ये तो बात आपको पता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि कांसे का जो दर्पण प्राप्त हुआ है, पूछा जा सकता है कि कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये हड़प्पा सभ्यता से हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक, लिख लीजिए इसको, पूछा जा सकता है यहाँ पे सर्वाधिक अभिलेख युक्त मुहरे कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा सभ्यता में लिपि तो मिला है जिसको पिक्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जिस लिपि की प्राप्ति हुई है उसको भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने बहुत प्रयास किया, इतिहासकारों ने समझिए कि बहुत ज़्यादा प्रयास किया, लेकिन अभी तक किसी ने पढ़ नहीं पाया। जैसे घोड़ा, हाथी, लड़का, लड़की, बच्चे, वही सब चीज़ें चित्र में है और उसको पढ़ना, उसको समझना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही टफ है। और यही वजह होता है कि लिपियाँ तो प्राप्त होती हैं यहाँ से, लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सकता। इसीलिए हम लोग इसको किस कैटेगरी में रखते हैं? आदि ऐतिहासिक काल के कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल के कैटेगरी में रखते हैं। किसको? हड़प्पा सभ्यता को। हड़प्पा सभ्यता में लिपि प्राप्त हुआ है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है, अपठनीय है। इसी वजह से इसको, हड़प्पा सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक जो अभिलेख युक्त मुहरे हैं वो आपको हड़प्पा से प्राप्त होता है, याद रखिएगा। कहाँ से? तो हड़प्पा से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करें, यहाँ पे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, चलिए हम लोग अगला ही अब इतना काफ़ी है। अगर हम लोग देखेंगे तो और भी नेक्स्ट हम आपको बताते चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बिंदु करते हैं, वो हो जाता है हम लोग का मोहनजोदड़ो। याद रखिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न यही सब चीज़ से पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो का एक अच्छा से इस तरह से अपने पेज पे बना लीजिए और बाकी 1, 2, 3 करके आप चाहें तो लिख सकते हैं, ताकि आपको दिमाग में रहे। एक जगह समग्र रूप से रहता है तो आपको बार बार रिवाइज करने में फ़ायदा होगा। देखिए, इतिहास जो होता है ना, बिल्कुल रिश्ते की तरह होता है और रिश्ते बड़ी कमज़ोर होते हैं। थोड़ा सा तनाव हुआ, थोड़ा सा मुश्किल में पड़ गए, रिश्ते टूटने में टाइम नहीं लगते। चाहे वो रिश्ते किसी प्रकार का क्यों न हो, माँ बाप से रिश्ते हों, भाई बहन से रिश्ते हों, प्यार मोहब्बत के रिश्ते हों, पति पत्नी से रिश्ते हों, रिश्ते बन जाते हैं। जिस तरीके से आप पढ़ रहे हैं जोश खरोश में, पूरे मतलब समझिए कि सुपर एनर्जी के साथ आप स्टडी कर रहे हैं। आपकी स्टडी स्टाइल भी अलग हो सकती है, आपका अंदाज भी अलग हो सकता है, लेकिन एक बात बताइए, क्या इसको संभाल के रखने की क्षमता आपके अंदर है? अगर रिश्ते को संभालने की क्षमता आपके पास है तो समझिए कि इतिहास भी बिल्कुल इसी तरह होता है। पढ़ लेना ही सब कुछ नहीं होता, उसको संभाल कर रखना, उसको याद करके रखना। एग्ज़ाम में इसका बेहतर परफॉर्मेंस आपको अगर आ जाए तो समझिए कि आप क्लियर कर लेते हैं। एक बार पढ़ने से काम नहीं चलेगा,
अगर मैंने आज का क्लास आपको ख़त्म किया तो इसको दोबारा रिवाइज करने के लिए आपके पास एक नोट्स होना चाहिए, ताकि ये सारा चीज़ें आपको बार बार समझिए कि आपके साथ जुड़ा रहे। आपके लाइफ में जब तक जॉब ले लीजिए, दारोगा बन जाइए, उसके बाद सबको एक ही रात में भूल जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी आपको उस वक्त तक याद रखना पड़ेगा, पीटी और मेन तक। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखिए मोहनजोदड़ो की बात करें यहाँ से सर्वाधिक संख्या में मोहरें प्राप्त होती है। याद रखिएगा, मैंने कहा था कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें आपको हड़प्पा से प्राप्त होता है, और सर्वाधिक संख्या में मोहरें आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, ये याद रखिए। ठीक है, पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये हड़प्पा हो जाएगा, और सर्वाधिक संख्या में मोहरें कहाँ से प्राप्त होती है, तो आपको मोहनजोदड़ो हो गया, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं। देखिए अगला पॉइंट है हम लोगों का, देखिए मोहनजोदड़ो से सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है। और देखिएगा, हम पूरी दुनिया में सूती वस्त्र के लिए ही प्रसिद्ध थे। यहाँ पे देखिएगा, यौवनों की जो लड़कियाँ होती थी, जो महिलाएं होती थी, हमारे यहाँ के, हमारे भारत के जो सूती वस्त्र थे, जो मलमल के कपड़े थे, उसके लिए वो दीवानी थी। दीवानी की हद उस वक्त पार कर गई जब उन्होंने अपनी सारी संपत्ति को, यानी कि जो कीमती जो सामान थे, जैसे हीरे थे, सोने थे, चांदी थे, बहुत सारा चीज़ था, उन लोगों ने इसके एवज में क्या कर दिया, भारत के घर को, भारत के लोगों को सबसे ज़्यादा सामान, आपको हीरे, सोने, चांदी, ये सब दिए, और उसके बदले में हम लोगों ने क्या दिया, सूती कपड़े दिया, मलमल के कपड़े दिए। सूती कपड़े का जो कपास की बात होता है, जिससे सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, वो कपास की देन भी आपको हड़प्पा सभ्यता क्या ही है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे उस तरह में अगर बात चलते हैं हम लोग मोहनजोदड़ो की, मोहनजोदड़ो से ये सारा चीज़ें प्राप्त होता है आपको मोहनजोदड़ो से, याद रखिएगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे उस तरह में लिपटा हुआ सूती वस्त्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत ही VVI आपके लिए हो जाता है, बहुत ही VVI है, इसको एकदम रट लीजिए। उस तरह में लिपटा हुआ सूती वस्त्र का साक्ष्य किस जगह से प्राप्त होता है, पूछा जाएगा तो बताइए कि ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ, तो सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है, कहाँ पे, तो उस तरह में लिपटा हुआ सूती वस्त्र का आपको साक्ष्य मिलता है, कहाँ से मिलता है, तो मोहनजोदड़ो से मिलता है, याद रखिएगा। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो सार्वजनिक स्थल की अगर बात कर दिया जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे स्नानागार का प्राप्ति होता है। पूछा जाएगा कि ये सार्वजनिक स्थल, देखिए सार्वजनिक का मतलब आप देख ही रहे हैं, सार्वजनिक का मतलब है कि सभी लोगों के लिए। ठीक है, अगर अभी सार्वजनिक की बात करें तो सरकारी, मतलब जो सामग्री है या जो व्यवस्था है उसको हम लोग मानते हैं। तो ये क्या होता है, स्नानागार की प्राप्ति आपको कहाँ से प्राप्त हुआ, तो आपको मिलता है मोहनजोदड़ो से। और स्नानागार की प्राप्ति मिलने से आपको क्या लगता है, और वो भी कहा जा रहा है कि सार्वजनिक स्थल है, और ये बहुत ही प्रसिद्ध है। ये क्या, बहुत ही प्रसिद्ध है। आप लोग कभी अयोध्या जाएंगे या काशी या बनारस जाएंगे या कोई भी मंदिर के अगल बगल में जाएंगे, तो वहाँ पे देखिएगा कि स्नानागार होता है। सबसे पहली बात है कि स्नान करने के बाद लोग धर्म अनुष्ठान जो करते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है, या इतिहासकारों का ये देन है, इतिहासकारों का यह कहना है कि धर्म अनुष्ठान के लिए स्नानागार का लोग प्रयोग करते थे। ठीक है,
इतना से काम चल जाएगा। तो स्नानागार की जो प्राप्ति है, स्नानागार की जो प्राप्ति है ये कहाँ से मिला है? तो मोहनजोदड़ो से मिला है। याद रखिए किसका? स्नानागार की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको मोहनजोदड़ो से। और एक बात और भी बता दें, इसी स्नानागार को जॉन मार्शल ने कहा कि विश्व का सबसे प्रसिद्ध आश्चर्यजनक स्थल है। ठीक है, आश्चर्यजनक स्थल है। ये बात किसने कहा था? तो मार्शल ने कहा था। याद रखिएगा, किसके बारे में कहा था? तो स्नानागार के बारे में कहा था। और स्नानागार की प्राप्ति आपको कहाँ से होती है? तो ये मोहनजोदड़ो हो जाता है। याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हो जाता है, अगला हम लोग देखेंगे, यहां से देखेंगे कि विशाल अन्नागार की प्राप्ति होती है। ठीक है, विशाल अन्नागार की प्राप्ति होती है। अन्नागार, अन्नागार तो आप समझ ही रहे होंगे। जैसे मानते हैं कि आप गोल घर का, पटना में गोल घर बनाया गया, ठीक है, उसमें यानी कि समझिए कि अनाज को रखने के लिए, स्टोर करके रखने के लिए बनाया जाता है। अभी हम लोग देखते हैं भारत सरकार के द्वारा या बिहार सरकार के द्वारा स्टोर रखने के लिए अलग से अन्नागार का भी स्थापना किया जाता है। इतना ही नहीं, गांव में भी आप देखेंगे, गांव में बहुत पुराने लोग पहले डेहरी बनाया करते थे। ठीक है, और अभी तो बहुत सारा तकनीक आ गया है, उसमें वो लोग रखते हैं। इसका मतलब आप समझते हैं कि विशाल अन्नागार की प्राप्ति आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, लेकिन आपको ये भी तो पता चल रहा है कि अन्नागार इसलिए बनाई गई होगी कि हो सकता है कभी कभी अकाल पड़ता हो। और हड़प्पा सभ्यता के पतन में एक कारण अकाल को भी तो रखा गया है। क्या थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो पूछा जा सकता है कि अकाल का साक्ष्य अगर माना जाए तो बहुत सारे इतिहासकार हैं जो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन है, जो हम आपको बताएंगे, प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है, तो अकाल से भी हो गया, बाढ़ से भी हो गया, ठीक है, आर्यों के आक्रमण से भी हो गया, बहुत सारा चीज़ है, तो हम लोग बात करेंगे। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा दिमाग भी तो आप लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या प्राप्त होती है? विशाल अन्नागार की प्राप्ति आपको कहाँ से होती है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, और ये अभी हम करा रहे हैं मोहनजोदड़ो। ठीक है, अभी ये सवाल पूछा जाएगा कहाँ से प्राप्त होता है, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और एक चीज़ देखिएगा, कांसे की अधिकतर चीज़ें आपको मिलती हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो किसी भी स्थल में अगर देखेंगे तो वहाँ पे देखिएगा आपको कांसे की वस्तुएं ज़्यादा मिलती है। जैसे कांसे के नृत्यनत नारी का एक साक्ष्य मिलता है। ठीक है, याद रखिएगा किसका? तो देखिए कांसे की नृत्य अगर बात करें हम लोग तो नृत्यरत नारी का साक्ष्य मिलता है। और ये पूछा जाता है, याद रखिएगा, जैसे डांस करता हुआ एक मूर्ति की प्राप्ति होती है और वो कांसे का रहता है। ठीक है, पूछा जा सकता है। आप देखिएगा अगर आपके पास किरण होगा तो शायद कुछ चित्र उसमें शायद दिया गया हो, चाहे एनसीईआरटी में तो पक्का दिया है। तो कांसे की नृत्यनत नारी की मूर्तियाँ जो है, जो साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखिए ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। और ये जो कांसे के नृत्यनत नारी की जो मूर्तियां हैं बहुत ही ज़्यादा क्या है, वीवीआई है। और एक जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट होता है। दूसरा की अगर बात कर दिया यहाँ पे तो देखिएगा मुद्रा पर लिख लीजिए, मुद्रा पर पशुपतिनाथ की मूर्तियां भी प्राप्त होती है। मुद्रा पर पशुपति जैसे मिलाया गया, हम आपको बताएंगे, जैसे शिव शंकर भगवान बोल सकते हैं। ठीक है, मुद्रा पर पशुपति की मूर्ति भी प्राप्त हुआ है, पूछा जा सकता है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है, किसका? तो मुद्रा पर पशुपति या शिव का भी अंकन मिलता है। और ये हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, ये बताइएगा। ठीक है, और ये वाला जो सवाल है आपके सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही मोहनजोदड़ो से हाथी का कपाल खंड भी प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ठीक है, यही मोहनजोदड़ो से आपको हाथी का कपाल खंड प्राप्त होता है, याद रखिएगा।
ठीक है। हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है, ठीक है। और यहीं से तांबे का गला हुआ ढेर भी मिलता है। तो आपको ये बात पता होगा कि काशी का निर्माण तांबे और टीन को मिलाकर किया जाता था। इसका मतलब ये है कि तांबा को गलाने की कला इस सभ्यता के लोगों में क्या था? शुमार था। ये लोग जानते थे, इसकी ज्ञान थी इनके पास, ठीक है। तो तांबे का यहाँ पे देखेंगे गले हुए तांबे का ढेर भी मिला है, ठीक है। गले हुए तांबे का ढेर भी मिला है। कहाँ से प्राप्ति होती है इसका? तो ये हो जाता है आपका मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। कहाँ से प्राप्त होती है? तो गले हुए तांबे का जो ढेर है आपको कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये याद रखिएगा, ये आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। जो अगला हम लोग नेक्स्ट करेंगे, बहुत ही वीवीआई है। घोड़े के दांत, देखिए घोड़े के जो दांत है, ठीक है। घोड़े के दांत की प्राप्ति कहाँ से हुआ है? तो घोड़े के दांत की प्राप्ति की अगर बात कर दिया जाए तो ये प्राप्ति आपको मोहनजोदड़ो से होता है। याद रखिएगा, कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें मोहनजोदड़ो पे, तो गिल्ली मिट्टी है। गिल्ली मिट्टी पर कपड़े से लिपटा हुआ जो है, गिल्ली मिट्टी पे जैसे होता है, कभी कभी आप देखते हैं कुम्हार लोग इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिट्टी को तरोताज़ा रखना चाहते हैं, 2-4 घंटों के बाद वो चाहते हैं कि तरोताज़ा रहे, जिस पे काम किया जा सके, तो भींगे हुए कपड़े से उसे लपेट देते हैं। तो यही चीज़ें दिखाता है यहाँ पे कि मिट्टी यानी कि गिल्ली मिट्टी पर, ठीक है, गिल्ली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य मिलता है। कपड़े का साक्ष्य मिलता है। और ये कपड़ा किस चीज़ का है? सूती का है, ठीक है। तो गिल्ली मिट्टी पर कपड़े का साक्ष्य भी आपको मोहनजोदड़ो से मिलता है। और यहाँ पे घोड़े का दांत की अगर बात कर दिया जाए, ठीक है, तो कहाँ से प्राप्त होता है? आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई हो जाता है, ठीक है, बहुत ही वीवीआई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोथल से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लोथल। तो लोथल का भी एक बना सकते हैं आप लोग, ठीक है। लोथल से देखिए अक्सर क्या था कि हम यूपीसी जब देने जाते थे तो नया में हमारा जो फर्स्ट अटेम्प्ट जो था, ठीक है, तो एक सवाल पूछा था कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो ये अक्सर हमसे मिस करता था। तो मैंने कहा लोभ, ठीक है, लोभ, जैसे हम मानते हैं लोभ कर देते हैं, लोभ, ठीक है। तो लो से क्या हो जाता है? लोथल हो जाता है। अब भ से बात कर दे तो ये भोगवा नदी के किनारे होता है, ठीक है। ऐसे हमको याद करना पड़ेगा। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा टेक्निक है जो आप याद रख सकते हैं, यानी कि एक अगर याद हो गया, जैसे लोथल याद हो गया तो ये भोगवा नदी के किनारे है। तो कालीबंगा अगर पूछा जाएगा, कालीबंगा, तो पक्का आप घग्घर बता दीजिएगा, ठीक है। घग्घर नदी के किनारे है, ठीक है। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और मुझे अभी याद आया, इसलिए मैंने बताया आपको कि लोथल की अगर बात पूछे कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो याद रखिए ये आपका कौन सा नदी हो जाता है? भोगवा नदी हो जाता है, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लोथल के बारे में। तो चलिए हम लोग लोथल से देखते हैं, ठीक है, लोथल से। और लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे। लोथल से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि लोथल किस नदी के किनारे है, तो लोथल कौन सा नदी हो जाता है? तो भोगवा नदी के किनारे हो जाता है, ठीक है, भोगवा नदी के किनारे हो जाता है। और बात करें हम लोग यहाँ लोथल से, तो लोथल से बंदरगाह की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो बंदरगाह की प्राप्ति आपको शॉर्ट में लिखिए। बंदरगाह की प्राप्ति जो होता है, देखिए बंदरगाह आप तो जानते होंगे, जो नदियों के किनारे व्यापार के लिए बनाई जाती थी। और आपको बता दें कि व्यापार हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही ज़्यादा उन्नत था, बहुत ही ज़्यादा उन्नत था हड़प्पा सभ्यता का व्यापार। सोच के देखिए, हमारा जब देश आज़ाद हुआ, जब अंग्रेज़ यहाँ से चले गए, तो भारत के लोगों ने कैसी स्थिति में भारत के लोगों को डाल दिया। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत बुरी हालात थी। लोगों के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं था। लोगों के पास अपना, समझिए कि सर छुपाने के लिए वो जगह नहीं था। और सबसे बड़ी जो बात कर दिया जाए, वो लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हम कहीं ना कहीं अन्य देशों पे भी
क्या थे, निर्भर थे। बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। अगर बात करें तो अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय नेताओं में जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1946 के बाद, जो हमारा देश आज़ाद होता है, उसमें एक दो बंदे ऐसे थे जो भारत के लोगों के लिए काम कर रहे थे। उनको सबसे ज़्यादा चिंता था भारत के लोगों के लिए। जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का नाम आपने सुना होगा, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे उनको कहा जाता है। और रियल में जब मैंने पढ़ा तो समझिए कि फ़ैन हो गया उनका। पढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी गर्व की बात होती है कि जैसे हम जाते हैं कहीं विदेश में तो कहते हैं कि हम बुद्ध के धरती से आए हैं, तो हमें इस बात को कहने में गर्व होता है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अगर कोई इंसान है तो भारत का ही इंसान है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, तो देखिएगा बंदरगाह की प्राप्ति होती है। और बात वहाँ पे हो रही थी 1900, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो लोग क्या हो रहे थे, उनके पास खाने के लिए नहीं था। लेकिन सोच के देखिएगा, उस समय की बात है जब हम आधुनिक युग में जी रहे थे, तब ये समस्या थी। और यहाँ की अगर बात कर दी जाए तो सोचिए, उस समय की बात थी जो अधिशेष पे अधिशेष था हमारे पास हड़प्पा सभ्यता में। और अधिशेष ने ही सबसे बड़ा काम किया, एक बहुत बड़ा बाजार दिया। और सबसे बड़ी बात अगर कर दिया जाए हड़प्पा सभ्यता में, तो कभी कभी कहा जाता है कि इस हड़प्पा सभ्यता का जो व्यवस्था, जो शासन प्रशासन देखने वाला कोई व्यक्ति था, तो यही व्यापारी का एक ग्रुप होता है, व्यापारी वर्ग था, ऐसा इतिहासकारों का मानना है। सोच के देखिए कितना ज़्यादा व्यापारी यहाँ पे डेवलप रहा होगा। आप ये बात जानते हैं कि 3 प्रकार का सेक्टर होता है अर्थव्यवस्था अगर पढ़ेंगे तो, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम अगर बात करें, जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमारे भारत में मानी जाती थी कृषि, वो सबसे गौण होते जा रही है। पढ़े लिखे लोगों की बात किया जाए तो कृषि करना नहीं चाहते। तो देखिएगा सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर जो है, जो सेवा का जो क्षेत्र है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ है। अब जब सेवा का क्षेत्र सबसे ज़्यादा डेवलप होगा तो याद रखिएगा कृषि तो खराब होवे करेगा। कृषि का खराब होना कहीं ना कहीं ये तरक्की और विकास का भी एक रास्ता दिखाता है। और ये इकोनॉमिक्स के जो जानकार हैं उनका कहना है। ठीक है, तो बात यहाँ पे होती है हड़प्पा सभ्यता की। हमने हड़प्पा सभ्यता की इसलिए बात किया कि देखिए यहाँ पे कहा कि बंदरगाह, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदा के लिए ट्रेन का आविष्कार करा दिया, ट्रेन का निर्माण यहाँ पे करवा दिया। ठीक है, डलहौजी के समय में ये बात थी। और उसी समय में क्या हुआ, भारत में ट्रेन आया। और ट्रेन का उद्देश्य उसका ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस जगह से उस जगह पे सामान को भेज सके। अगर हमें सेना की ज़रूरत हो, कहीं पे ऐसा उपद्रव पैदा हो जाए, कहीं पे ऐसा लगे कि हमको वहाँ पे सेना जल्दी भेजना हो, तो इसका उपयोग के लिए ही ट्रेन का आविष्कार किया गया था। और हड़प्पा सभ्यता में देखिए, हड़प्पा सभ्यता में आपको नाव से व्यापार करने का साक्ष्य मिलता है। सोचिए कितना डेवलप होगा। अगर बात कर दें हम लोग, तो अगर आप व्यापार कर रहे हैं और आपका सामान अगर हवाई यानी कि पानी के जहाज़ से जाता है तो आपके सस्ते में पहुंच जाते हैं। ठीक है, और वहीं अगर देखते हैं ट्रेन से, मालगाड़ी से या कोई भी चीज़ होता है तो उसे आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे देने होते हैं। ठीक है, अगर नदियों के माध्यम से, जो नाव के माध्यम से आपका व्यापार होता है, सस्ता भी पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा भी फायदेमंद हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ये बंदरगाह। पूछा जाएगा कि बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से होता है, तो बंदरगाह की प्राप्ति कहाँ से हो जाता है, लोथल से होता है, याद रखिएगा। पूछा जाएगा कि धान और बाजरे का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, जैसे धान होता है, धान, या आप बोलिए ना यहाँ पे चावल भी बोल सकते हैं। ठीक है, धान और बाजरे का जो साक्ष्य है, बाजरे का साक्ष्य है कहाँ से प्राप्त होता है, तो लोथल से होता है। अच्छा एक चीज़ देखिएगा, लोथल में ऐसे हड़प्पा सभ्यता में कहा गया है कि लगभग वहाँ पे 40 लाख लोगों की जनसंख्या थी, जो उस समय किसी भी मिस्र की सभ्यता देखे, सुमेरियन देखे, बहुत सारे वहाँ पे समकालीन सभ्यताएं थी जो इतनी भी जनसंख्या नहीं थी। और यहाँ पे मैंने बताया था कि आपको चावल की भी प्राप्ति होती है। ठीक है, धान और चावल और बाजरे की जो आपको साक्ष्य देखने को मिलता है, ये आपको लोथल से प्राप्त होता है। और आपको बता दें, दुनिया में जहाँ भी सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है वहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा होता है ना। इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक भी है और साइंटिफिक रीज़न भी है। ठीक है, वहाँ पे समझिए कि बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं।
जैसे आपको लग रहा होगा, आप देख लीजिए 2011 जनगणना के अनुसार आपको कहा जाए कि विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला कंट्री कौन सा हो जाता है, तो कौन सा कंट्री हो जाएगा? तो ये हो जाता है आपका चाइना। और आपको ये भी बात पता है कि चाइना में पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। ठीक है, अगर द्वितीय हम लोग बात करें कि उसके बाद चावल का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा कंट्री करता है, तो हमारा भारत होता है। और इस लिहाज से देखा जाए, इस हिसाब से देखा जाए तो जनसंख्या का दूसरा स्थान हमारा भारत आता है। ठीक है, इस पे बाद में बात करेंगे, साइंस पढ़िएगा, बायो हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको बताएंगे। तो देखिए, चावल और बाजरे की अगर साक्ष्य की बात करें, चावल और बाजरे की यहाँ पे बात करें तो कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल से प्राप्त होता है, याद रखिएगा, लोथल से। और लोथल से ही लघु, लिख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो हम आपको कराने जाए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लोथल से घोड़े की, किसका, इसको एक नोट्स बनाते जाइए लोग, ज़्यादा फायदा रहेगा। ठीक है, घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने VBI, जहाँ पे हम VBI की बात अगर कर रहे हैं तो उसको आपको एकदम जुबान पे दिमाग में सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप भूल न सके। ठीक है, घोड़े की लघु मृण मूर्तियाँ की प्राप्ति आपको लोथल से हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करें, जो BPC में भी बार बार प्रश्न पूछा है, वो पूछता है कि फारस की मुहरें कहाँ से प्राप्त होती है, तो लोथल से प्राप्त होती है, याद रखिएगा। ठीक है, किस चीज़ की? तो फारस की मुहरें। फारस की मुहरें कहाँ से प्राप्त होती है? मुहरें कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका लोथल हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, घोड़े की लघु मृण मूर्ति आपको लोथल से प्राप्त हो जाता है। और फारस की मुहरे की अगर बात कर दी जाए, फारस की जो मुहर है यहाँ पे आपको प्राप्त कहाँ से होता है? तो लोथल से हो जाता है। कहाँ से? लोथल से हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक सवाल और भी बताएंगे आपको, गर्मी बहुत है ना। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, इसी में देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। देखिए, यहाँ से 3 युगल समाधियाँ मिलती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लोथल से ही 3 युगल समाधियाँ मिलती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 3 युगल समाधियाँ मिलती हैं। कहने का मतलब है एक साथ 3 लोगों का शवाधान आपको मिलता है। जैसे मानते हैं कि जब कभी लड़का लड़की को एक साथ देखते हैं किसी ताबूत में अगर रखा जाए, ठीक है, तो प्रेम प्रसंग या कोई भी चीज़ें, प्रेम मोहब्बत या जो भी सत्यवती का जो भी कॉन्सेप्ट हमको मिल जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि लोथल से एक ही, यानी कि कब्र में 3 लोगों को दफनाया हुआ जो साक्ष्य आपको मिला है, कहाँ से? तो लोथल से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं, वो हो जाता है हम लोग का कालीबंगा, याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आप लिख लीजिए, कालीबंगा हम लोग करेंगे। और कालीबंगा से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है, कालीबंगा से जो महत्वपूर्ण साक्ष्य है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला अगर हम लोग बात करें, जो BPC के द्वारा, और बिहार ही नहीं, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कालीबंगा से बार बार पूछा गया है। हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, बहुत ही VBI है ये वाला। तो जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है आपको। ठीक है, जूते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। ठीक है, खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है पूछा जाता है। आप लोग दरोगा भी दीजिएगा तो ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछा जा सकता है कि जूते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है, तो क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाता है आपका। ठीक है, कालीबंगा हो जाएगा, याद रखिएगा। हम बार बार बोल रहे हैं कि इसे याद रखिएगा, बहुत VBI हो जाता है। जूते हुए खेत का साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर हम लोग बात करें हवन कुंड की, ठीक है, अगर हम लोग बात करें यहाँ से हवन कुंड या बात करें हम लोग अग्निकुंड की प्राप्ति कहाँ से होती है? ठीक है,
हवन कुंड की और अग्नि कुंड की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाता है। याद रखिए कौन सा? तो कालीबंगा से प्राप्त होता है। किसका? हवन कुंड का। हवन कुंड का और अग्नि कुंड की अगर बात कर दिया यहाँ पे, तो इसकी प्राप्ति आपको कहाँ से होती है? तो ये आपको कालीबंगा से प्राप्त होती है। और देखिएगा यहाँ से एक ईंट की प्राप्ति हुआ है जो अलंकृत है, बड़ी खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है। अलंकृत का मतलब होता है सजावटी, ठीक है। अलंकृत आपको ईंट की प्राप्ति होती है, ईंट की प्राप्ति होती है। जैसे आप देखती हैं लड़कियां जब सजती हैं, जब संवरती हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अलंकृत होता है। यानी कि कोई व्यक्ति बहुत ही खूबसूरत शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है, बोलने में उसका सलीसा जो अंदाज है, जो उसका नज़ाकत है, अगर आप देखेंगे तो उसको माना जाता है हाँ अलंकृत है। देखने में खूबसूरत हो, आपको आँखों को चैन और करार मिले, तो समझिए कि क्या क्या कहा जाता है? अलंकृत। यानी कि बड़ी खूबसूरत तरीके से सजावट, बनावट और दिखावट के तौर पे इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये हो जाता है अलंकृत ईंटों की प्राप्ति। पूछा जा सकता है कि कहाँ से प्राप्ति होती है? तो ये कालीबंगा होता है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा को किस नदी किनारे हो जाता है? ये घग्गर नदी के किनारे होता है, ठीक है। याद रखिए कौन सा नदी? घग्गर नदी के किनारे हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग करते हैं, यहाँ से बेलनाकार मुहरे की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहाँ से आपको बेलनाकार मोहरे की प्राप्ति होती है, ठीक है। बेलनाकार मोहरे की प्राप्ति होती है कहाँ से? तो ये कालीबंगा से होती है। बेलनाकार मोहरे की प्राप्ति होती है। जो साइट, जो स्थल है, वहाँ से जो प्रश्न है बार बार पूछे जाते हैं। अधिकतर प्रश्न यहीं से सबसे पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। अगर आप किरण पढ़ते हैं और किरण पढ़ने के बाद जो घटना चक्र आप बनाएंगे, तो उसमें सारा का सारा प्रश्न अधिकतर मिलेगा। तो आपके अंदर एक बेचैनी जग जाएगी कि और पढ़ना चाहिए। ज़्यादा हार्डवर्क करने वाले आत्मविश्वास उनके अंदर लबालब होने लगता है, क्योंकि आदमी का भाग और भगवान पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर आप रियल स्टूडेंट हैं तो कभी भाग और भगवान पे भरोसा मत करिए। आपके कर्म से ही सब कुछ पैदा होता है, ठीक है। कोई भी आदमी ऊपर से टपक के नहीं आता। आप चाहें तो कर सकते हैं, आप नहीं चाहेंगे तो नहीं कुछ होगा, ठीक है। आप ही के ऊपर निर्भर करता है। आप ही सब कुछ हैं, आप हैं तो सब है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो बेलनाकार मोहरे जो है, बेलनाकार जो मोहरे की प्राप्ति होती है, ये आपको कालीबंगा से प्राप्त होता है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सा? तो बेलनाकार मोहरे की बात करें तो देखिएगा कभी कभी घरों में कच्ची मिट्टी का भी इस्तेमाल, प्रयोग देखने को मिलता है। तो देखिएगा कच्चे ईंटों का जो इस्तेमाल है घरों में, इसको देख लीजिए आप लोग। घरों में कच्चे मिट्टी के ईंट का प्रयोग भी आपको मिलता है। और इसका साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से मिलता है। याद रखिएगा, ठीक है। पूछा जा सकता है आपसे कि घरों में कच्चे मिट्टी के प्रयोग का साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? तो आपको क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। याद रखिएगा कहाँ से? तो कालीबंगा हो जाता है, ठीक है। पूछा जा सकता है कि युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त होता है? हम लोगों ने देखा कि 3 युगल समाधियाँ हम लोगों ने देखा, 3 वो मिलता है लोथल से, और यहाँ पे युगल समाधियाँ कहता है। तो युगल समाधियाँ कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये आपको प्राप्त होता है कालीबंगा से। याद रखिएगा, ठीक है। ये आपको कहाँ से मिलता है? तो कालीबंगा से होता है, ठीक है। इतना तो याद रहेगा आपसे। हम लोग नेक्स्ट करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो हो जाता है हम लोग का, ये हो जाएगा आपका रंगपुर, ठीक है। याद रखिए रंगपुर। और रंगपुर से जो इम्पोर्टेंट मिला है, जो बार बार प्रश्न पूछा गया है, यहाँ से धान की भूसी की प्राप्ति होती है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि धान की भूसी का साक्ष्य आपको कहाँ से मिलता है? तो याद रखिएगा धान की भूसी का जो ढेर है, ढेर जो है आपको प्राप्त कहाँ से होता है? तो रंगपुर से प्राप्त होता है। और बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया, इसीलिए ये बहुत ही VVI हो जाता है। याद रखिए, पूछा जाएगा कि धान की भूसी का ढेर आपको कहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये आपका रंगपुर हो जाता है। याद रखिएगा रंगपुर से मिलता है।
और कच्ची ईंटों का जो दुर्ग है आपको रंगपुर से ही मिलता है, कच्ची ईंटों का दुर्ग। ठीक है, कच्ची ईंटों का अगर दुर्ग देखेंगे हम लोग, कच्ची ईंटों का दुर्ग, सब एक नोट्स की तरह आप लोग बना लीजिएगा तो बहुत मज़ेदार हो जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के पहले ये सब चीज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। एक दिन 2 दिन में आप देखिएगा, कभी कभी क्या होता है ना कि किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में आप 6 महीना का टाइम लगाते हैं, 2 महीने का टाइम लगाते हैं, जब एग्ज़ाम होता है तो 4 घंटा 6 घंटा पूरे दिन भर में ख़त्म हो जाता है। वो आपके अंदर जो टेंडेंसी होता है, बिलीफ सिस्टम, आपके दिमाग में सब कुछ है। अगर आप कमज़ोर हैं तो दिमाग से कमज़ोर है, शरीर कुछ नहीं होता। ठीक है, शरीर से लोग बहुत स्ट्रांग नहीं होते, ये सब दिमाग का खेल है। ठीक है, एक हाथी भी आपके कंट्रोल में हो जाता है जब उसको मानसिक गुलामी से उसको पीड़ित कर देते हैं, जब मानसिक गुलामी की बेड़ियाँ उसके पैरों में लग जाती है तो। ठीक है, तो अपने आप को मत सोचिए कि हमसे नहीं होगा। क्या है इस दुनिया में जो आपसे नहीं हो सकता? सब कुछ हो सकता है, बस बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए और डेवलप होना चाहिए। सब कुछ हो जाता है, इंसान जो चाहे कुछ भी कर सकता है। तो हम लोग देख रहे थे यहाँ पे रंगपुर से कच्ची ईंटों का दुर्ग प्राप्त होता है। ठीक है, क्या होता है? कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको रंगपुर से अगर बात कर दी जाए तो धान की भूसी का ढेर मिलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से? धान की भूसी का साक्ष्य कहाँ से? तो कहाँ से मिलता है? रंगपुर से मिलता है। ठीक है, याद रहेगा, रंगपुर से। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं कोटदीजी। जो इम्पोर्टेंट है वहीं करा रहे हैं क्योंकि टाइम तो है नहीं ना, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लीजिए। किरण को ख़त्म करिए, आज का टॉपिक आपको ख़त्म हो जाना चाहिए और किरण गाइड से ख़त्म होना चाहिए। और साथ ही साथ आप घटना चक्र से जितने भी आपको हड़प्पा सभ्यता से जो प्रश्न है उसको ज़रूर बना लीजिए। ठीक है, अभी तुरंत हम शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे MCQ शुरू होगा और फुल डिस्कशन हम शुरुआत करने वाले हैं। दारोगा में जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए हैं, ताकि एक अच्छा व्याख्या आपको वहाँ पे मिले। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको कच्ची ईंटों का दुर्ग हो जाता है, रंगपुर हो गया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं वो हो जाता है हम लोग का कोटदीजी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाता है? तो ये हो जाता है आपका कोटदीजी हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, कोटदीजी। और कोटदीजी में देखते हैं हम लोग क्या क्या साक्ष्य यहाँ पे मिलेगा। देखिए यहाँ से एक साक्ष्य मिला है वानाग्र। देखिए यहाँ से साक्ष्य आपका मिलता है वानाग्र तथा कांस्य की चूड़ियाँ मिली है। ठीक है, कांस्य की चूड़ियाँ मिली हैं। जैसे आप देखिएगा कि लिपस्टिक जो लड़कियां लगाती हैं, लिपस्टिक, उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो चन्हू से प्राप्त हुआ है। लिपस्टिक का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है? चन्हू से प्राप्त हुआ है। और देखिए काली बंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ, वो भी काले रंग की चूड़ियाँ, काली बंगा का। ठीक है, और कहता है कि कोटदीजी से आपको वनाग्र की प्राप्ति हुई है और कांस्य की चूड़ियाँ प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कोटदीजी हो जाता है। याद रखिए, कोटदीजी से वनाग्र तथा कांस्य की चूड़ियाँ प्राप्त होती है। याद रखिएगा। ठीक है, याद रहेगा। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका धौलावीरा। धौलावीरा से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। तो धौलावीरा से जो प्राप्त होता है उसको देख लीजिए। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे धौलावीरा का, तो धौलावीरा से देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। यहाँ पे सुंदर जल प्रणाली का साक्ष्य मिलता है जो कहीं से नहीं मिलता। सुंदर जल प्रणाली का साक्ष्य आपको यहीं से मिलता है। कहाँ से? तो धौलावीरा से। सुंदर जल प्रणाली का साक्ष्य, जल प्रणाली का साक्ष्य आपको, जल प्रणाली का साक्ष्य जो है आपको धौलावीरा से ही मिलता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। धौलावीरा से आपको सुंदर जल प्रणाली का साक्ष्य मिलता है। याद रखिएगा आप लोग सब कोई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग एकदम VBI हम लिख देते हैं, एकदम रट लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VBI है, इससे आप याद रखिए। चलिए कुछ और फैक्ट्स पे हम लोग बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि लोहे की ज्ञान हड़प्पा सभ्यता के लोगों को था, पूछा गया सवाल। ठीक है, तो लोहे की अगर ज्ञान की बात कर दिया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, हड़प्पा सभ्यता हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था।
किसका? तो देखिएगा यहाँ पे लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, याद रखिएगा, लिख लीजिए, लोहे का ज्ञान जो था, ज्ञान नहीं था। किसको? हड़प्पा सभ्यता के लोगों को। हड़प्पा सभ्यता ने बहुत मतलब समझिए कि योगदान रहा, इसकी देन है जो कांस्य का ये लोग खुद जानकारी रखते थे और इसका मिसाल कायम उन्होंने किया। और साथ ही साथ अगर बात कर दी जाए तो पूरी दुनिया को कांस्य का जानकारी इन्होंने ही दिया था। लेकिन इनको लोहे की प्राप्ति यहाँ पे नहीं मिलती है, लोहे का ज्ञान नहीं होता है। अगर लोहे की बात कर दिया जाए तो आप अगर देखेंगे द्वितीय नगरीकरण में लोहे का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर 6वीं शताब्दी सब अगर पढ़ेंगे आपको, इसके बाद हम पढ़ेंगे, वहाँ पे देखिए एक लोहा कैसे क्रांति पैदा कर देता है। देखिए ज़िंदगी में क्रांति जो होता है ना, क्रांति का मतलब होता है आमूल-चूल पैदा करना, और लोहा की प्राप्ति जो आमूल-चूल पैदा कर देता है, इससे क्या क्या होता है आप सोच के देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उस लोहे की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? देखिए संचार क्रांति यहाँ पे हुआ था, दुग्ध क्रांति यहाँ पे हुआ था। क्रांति का मतलब समझिए, क्रांति का मतलब होता है आमूल-चूल परिवर्तन। यानी कि कभी आप दिल्ली गए होंगे और दिल्ली को या तो पटना आइए, तो पटना में कभी आप देखे होंगे 10 साल पहले, अभी जो देखेंगे तो बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका जो विकास जो दिखेगा वो लगेगा कि वाह काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। तो आमूल-चूल परिवर्तन जो होता है उसी का क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों में लोहे का ज्ञान नहीं था, ये समझ जाइए, लोहे का ज्ञान नहीं था। और सबसे बड़ी बात अगर बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जिस मृदभांड की प्राप्ति होती है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो मृदभांड की जो प्राप्ति होती है यहाँ पे, ठीक है, मृदभांड की जो प्राप्ति होती है, तो देखिएगा इस मृदभांड पे जो ऊपर का जो पार्ट ये होता है, ऊपर का पार्ट जो होता है वो रेड कलर से पुताई किया गया रहता है। ठीक है, और बात कर ले हम लोग कि दक्षिण का जो यानी कि नीचे का जो भाग होता है, या नीचे का जो भाग होता है, ये आपको ब्लैक कलर से किया रहता है। ठीक है, यहाँ पे एक मृदभांड की प्राप्ति होती है। ठीक है, मृदभांड की, और देखिए मृदभांड का मतलब आप समझ रहे हैं ना, मिट्टी का बना हुआ एक समझिए कि जिसमें अनाज रखने के लिए जिसको पात्र बोलते हैं उसको बोला जाता है। ठीक है, यानी कि सामान रखने के लिए जो बड़ा बड़ा बनाया जाता है मिट्टी का बना हुआ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मृदभांड बोलते हैं। और ये मृदभांड की अगर बात कर दी जाए तो ऊपर का जो देखते हैं कोई घड़ा हो जाता है, तो घड़ा में ऊपर में लाल से पुताई कर दिया जाता है, और नीचे की बात कर दी जाए तो ये ब्लैक कलर हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऊपर का क्या हो जाता है? रेड हो जाएगा, और नीचे का क्या हो जाता है? ब्लैक कलर में मतलब चित्रकारी किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, और हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो मृदभांडों पे लाल रंग की पुताई मिलती है, यहाँ पे लाल रंग की पुताई। और बात करें हम लोग नीचे में, तो नीचे में क्या हो जाता है? काले रंग से चित्रकारी आपको मिलता है मृदभांडों में। और ये विशेषता थी किसका? हड़प्पा सभ्यता के लोगों में ये विशेषता थी, माना जाता था। ठीक है, अगला देखिएगा, एक और क्लास चलेगा आपकी हड़प्पा सभ्यता का, ताकि समझिए कि ख़त्म हो जाए। ठीक है, एक और क्लास चलेगा आपका, क्योंकि जो महत्वपूर्ण है हम चाहते हैं कि उसको करा दिया जाए। अच्छा, हम लोगों ने इतना सारा कुछ पढ़ा है, पूछा जा सकता है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का अवशेष प्राप्त हुआ है क्या? तो हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का जो अवशेष है, मंदिर का अवशेष याद रख लीजिए, मंदिर का अवशेष की प्राप्ति नहीं होता। ठीक है, मंदिर के अवशेष की प्राप्ति यहाँ से नहीं होता है। कहाँ से? तो हड़प्पा सभ्यता से मंदिर का अवशेष नहीं मिलता है। लेकिन आपने पढ़ा होगा कि स्नानागार का साक्ष्य मिलता है, और स्नानागार का साक्ष्य धर्म अनुष्ठान के लिए किया जाता था, किया जाता होगा। ठीक है, कहता है यहाँ से कि मंदिर का अवशेष जो है हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन मूर्ति पूजा का प्रारंभ आपको यहीं से मिलता है। याद रखिएगा, मंदिर का अवशेष आपको, मंदिर का अवशेष अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से क्या होता है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिस देश में कम मंदिर है, जिस देश में धर्म बहुत कम काम करता है, उस देश की समाज की तरक्की, उस देश की तरक्की बहुत ज़्यादा होती है। यह हमारा इतिहास गवाह है और इतिहास इसका साक्षी है। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, जिस देश में मंदिरों की संख्या कम हो,
जो लोग मंदिरों में जाना कम करते हैं, स्कूलों में विद्यालयों में ज़्यादा जाते हैं, जैसे एक ज़माने में अगर बात कर दें हम लोग, तो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा विद्यालय थी, विश्वविद्यालय थी। जो आप कभी ऑक्सफोर्ड देखते हैं, हार्वर्ड देखते हैं, उससे कहीं बेहतर यूनिवर्सिटी हमारे भारत में थी। उस समय मंदिर नहीं था। मंदिर का तो निर्माण आपको गुप्त काल से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने इसका प्रयोग कुछ अलग तरीके से किया, जिसका कहीं ना कहीं समाज क्या हुआ, निचले और गर्त में चला गया। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे मंदिर का कोई भी अवशेष नहीं मिलता, लेकिन बात यह है इतिहास को लिखने का जो नज़रिया है, वो इतिहास को आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने, जैसे राष्ट्रवादी विचार होता है उस नज़रिए से लोग देखते हैं, साम्यवादी विचारधारा होता है उस तरीके से लोग देखते हैं, उदारवादी होता है उस तरीके से देखते हैं, मार्क्सवादी होता है उस नज़रिए से भी लोग क्या करते हैं, देखते हैं। इतिहास को देखने और लिखने का जो नज़रिया होता है उसी हिसाब पे आपका इतिहास होता है। इतिहास को समझिए। जैसे मानते हैं कि इतिहास की अगर बात कर दिया जाए तो मैंने ये बात कहा, जैसे आप देखते हैं ये बात हमने इतिहास बताया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा उसमें कोई विचार नहीं है, ठीक है। मैंने ये कहा कि जहाँ पे जिस कंट्री में मंदिर नहीं होता वहाँ के देश की तरक्की और वहाँ के समाज की तरक्की बहुत ही ज़्यादा होती है। मंदिर का ही देन है हमारे भारत में जाति प्रथा, मंदिर का ही देन है सांप्रदायिकता, मंदिर और मस्जिदों का ही देन है हमारे भारत में समाज अलगाव हो गए। समाज के अंदर क्या हो जाता है, तनाव पैदा हो जाता है, एक दूसरे के करीब में बैठ के खा नहीं सकते, उनसे प्रेम मोहब्बत कर नहीं सकते। ये सब चीज़ें किसके माध्यम से हुआ? लेकिन हड़प्पा सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं दिखता। हड़प्पा सभ्यता में अगर समाज की बात कर दिया जाए तो वहाँ पे दो ही वर्ग होता है, जो मार्क्स भी बात करता है इसका। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात कर दिया जाए तो दो ही समाज यहाँ पे देखने को मिलता है। एक हो जाता है कुलीन वर्ग, जो ऊंचले टीले पे रहते हैं, हम आपको बताएंगे, ठीक है। निम्न टीला होता है ऊंचली, और एक ऊपरी टीला होता है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसका पश्चिम का अगर क्षेत्र देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता के पश्चिम का क्षेत्र देखेंगे तो मिट्टियों से भर करके इसको ऊंचा बनाया गया, और यही हो जाता है कि इसको क्या बोलते हैं, इसको कृत्रिम टीला बोला जाता है, ठीक है। हालांकि अभी थोड़ा सा दूसरे क्षेत्र में चले गए, अभी हम आपको वहाँ पे ले चलेंगे। तो कृत्रिम टीला इसको बोला जाता है। और जब निचला क्षेत्र देखेंगे जहाँ पे इसका निर्माण नहीं किया गया, इसको प्राकृतिक टीला बोलते हैं। और यही कृत्रिम टीला पे उच्च वर्ग के लोग रहते थे। उच्च वर्ग के लोग का मतलब रहते थे अमीर लोग रहते थे। अमीर का मतलब होता है कुलीन लोग रहते थे। कहाँ पे? ये बात कहता है हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता में किसी जाति धर्म ये सब की बात नहीं होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं जो निचला टीला है जहाँ पे सर्वहारा वर्ग रहते हैं। सर्वहारा का मतलब क्या है? गरीब लोग रहते हैं, शोषित पीड़ित लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप समझ गए, ये हड़प्पा सभ्यता की देन है, ठीक है। तो ये देखिए अवशेष की प्राप्ति। आइए अगला हम लोग करते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग थोड़ा शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि आपके साथी संगियों का इसका फ़ायदा हो। क्योंकि हम इतिहास की बात अगर करें तो इतिहास में हम कभी कभी चाहते हैं कि बहुत बेहतरीन आपको दे दें, लेकिन सवाल दारोगा का है तो दारोगा में आपको 65-70 दिन का टाइम है। कॉन्सेप्ट हम आपको नहीं पढ़ा सकते हैं, हम आपको फैक्ट ही पढ़ा सकते हैं। और फैक्ट से ही आपको दारोगा निकलेगा। कॉन्सेप्ट से भी निकलेगा तो जहाँ ज़रूरत होता है कॉन्सेप्ट हम आपको कोशिश करेंगे देने का, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, मंदिर का अवशेष की अगर बात करें तो मंदिर के अवशेष की प्राप्ति हमारे हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ यहीं से प्राप्त होता है। समझिए, कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ इतिहासकार कहता है कि ये जो कुबड़ वाला जो साढ़ है आपको प्राप्ति होती है कहाँ से? साढ़ की प्राप्ति होती है या बैल की प्राप्ति तो आपको होती है कहाँ से? तो हड़प्पा सभ्यता से। लेकिन कहता है कि यहाँ से गाय की साक्ष्य नहीं मिलता, ठीक है, गाय की साक्ष्य यहाँ से नहीं मिलता है। और ये कहना है किसका? हड़प्पा सभ्यता का, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद से स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट में हम फाइनल करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक वीडियो लास्ट आपके पास चलेगा और टोटल हड़प्पा सभ्यता फाइनल हो जाएगा। अगर आप किरण गाइड पढ़ेंगे यहाँ से, अगर आप लोग देखेंगे किरण गाइड अगर पढ़ लेते हैं और प्लस में घटना चक्र अगर आप देख लेते हैं तो आपका इतिहास में एक भी सवाल
बाहर से नहीं पूछे जाएंगे। दारोगा में जितने भी सवाल, जहाँ से भी प्रश्न पूछे, आप निश्चित तौर पे बना देंगे। ठीक है, तो थोड़ा आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब, कमेंट्स भी करें, और अपने दोस्तों में, अपने साथी संगियों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, हम अपनी क्लास तुरंत हम आप लोगों को देने वाले हैं। दो तीन दिन और रुक जाइए, 10-11 से स्टार्ट, मेरे ख्याल से 11 से हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास एप्लीकेशन की थोड़ा सा प्रॉब्लम था और ये बन रहा है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।